हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 1 साइंस स्ट्रीम का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, जो आप अगर देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15 पे है। और इसमें दो चीज़ आपसे पूछा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। तो सॉल्व करने से पहले हमको ये समझना है कि मॉडुलस किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, उसका कंसेप्ट समझना है। और इसीलिए पहले हम थोड़ा सा देखेंगे एम्पलीट्यूड और मॉडुलस का मीनिंग, और उसके बाद फिर चलते हैं सम्स को सॉल्व करेंगे। इन दोनों का कंसेप्ट देखने के बाद भी आपको कुछ चीज़ें और देखना है, उसके बाद ही ये सम सॉल्व करेंगे सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मॉडुलस क्या होता है वो देखेंगे। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। अगर टेक्स्ट बुक के ही पेज पे तो क्या लिखा है कि इफ़ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले तो डिनोट करने को बताया है कि किससे डिनोट किया जाता है, बाद में उसका मीनिंग हम समझेंगे। कि अगर आप जानते हो कि z डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो z अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो इस फॉर्म में रहता है a प्लस आई बी, जिसमें से i एक इमेजिनरी यूनिट है और a रियल पार्ट है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐसा दो होता है, आप जानते भी हो। तो अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है देन द मॉडुलस, अब इसका अगर मॉडुलस आपको चाहिए, मतलब मॉडुलस ऑफ z। अब ये मॉडुलस क्या होता है, ये मॉड का साइन क्या है, ये सब मैं आपको समझाने वाला। आप सिर्फ बने रहिए, मतलब थोड़ा सुनेंगे तब जाके समझेगा कंसेप्ट। एक बार कंसेप्ट समझ में आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है सम्स को सॉल्व करने में। तो मॉडुलस ऑफ z का मीनिंग क्या है वो भी देखेंगे। डिनोट, अगर हमको मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले डिनोट कैसे करेंगे, तो हम ऐसे मॉड के साइन के अंदर z को डिनोट करेंगे, या हम r करेंगे। और r का मतलब रेडियस होता है, और रेडियस क्यों होता है ये भी हम देखने वाले हैं। तो दो तरीके से मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए आप उसको डिनोट कर सकते हैं, या तो मॉड ऑफ z लिख सकते हो, या तो आप सिंपली r भी लिख सकते हो। और अब उसका डिफिनेशन है कि इज डिफाइंड एज। अब उसको डिफाइन करना है, मतलब अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना है, मॉड क्या होता है वो भी आपको समझेगा। तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला भी क्या है, ये आपने ऑलरेडी यूज़ किया, डिस्टेंस फार्मूला, ये वही फॉर्मूला है, हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। और फिर मतलब ये मॉड निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपने समझो इतना ही सीखा है कि मॉड को फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया और ये मॉड का मीनिंग क्या है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फिगर 1.3 जो आपके टेक्स्ट बुक में बोला था, इस टेक्स्ट बुक के बेस पर उन्होंने बोला था। और यहाँ पे क्या बोला कि पॉइंट ए और बी जो है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z विच इज इक्वल a प्लस आई बी। थोड़ा आपको नहीं समझा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरीके का डायग्राम है, और ये ओरिजिन है और ये 0 है, और यहाँ पे सपोज करिए 1 है, और यहाँ पे सपोज करिए 2 है, और ये जो पॉइंट है वो 3 है, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। तो ये जो पॉइंट है, अगर इसको आप इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, यहाँ पे सपोज करिए पॉइंट का नाम P है, इसका कोऑर्डिनेट अगर आप लिखते हो तो पहले तो एक्स एक्सिस पे चलते हो तो आपको 3 मिल रहा है, और वाई एक्सिस पे चलोगे तो आपको मिलता है 4। और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप देख रहे हो तभी दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट मिला है जनरली आपको क्या मिला, 3/4, और ये जानते हो आप, क्योंकि ग्राफ में आपने ऐसा बनाया कार्टेशियन प्लेन में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, और हमको एक प्लेन बनाना है जिसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, या आर्गन्स डायग्राम बोला जाता है। आप आगे भी सीखने वाले हो आर्गन्स डायग्राम। ये जो प्लेन है ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो चीज़ होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और वही इसीलिए हम मतलब हमको क्या करना है कि जो रियल पार्ट है वो रियल एक्सिस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे। मतलब ये जो है ये रियल पार्ट रहेगा, और ये जो वाई एक्सिस रहेगा इसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, या इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस याद रखिए। इसीलिए ये जो है P जो है ये कोऑर्डिनेट जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट है। और इसी को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 3 को रियल पार्ट लिखना पड़ेगा, 4 इमेजिनरी पार्ट रहेगा, और इसके लिए यहाँ पे आई आ जाएगा और प्लस आ जाएगा दोनों का साइन, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। तो अगर एक आपके पास इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स प्लेन रहेगा उस पर अगर आपको प्लॉट करना है तो इस तरह आएगा 3,4। तो जो ऑर्डिनरी ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वो भी सेम रहेगा, और जो कॉम्प्लेक्स प्लेन रहेगा वो भी सेम रहेगा। फ़र्क इतना रहेगा कि यहाँ का जो भी नंबर्स रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट रहेगा, मतलब वो आई के साथ एसोसिएट रहेगा, और बाकी जो पहला रहेगा वो रियल एक्सिस रहेगा, जो रियल पार्ट में बोला जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो लिखा था इसके पहले वाले डायग्राम में, यहाँ पे अगर P A, B है, तो ये यहाँ से यहाँ तक A है और ये B है, मतलब यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट लिखा है, यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट। तो A B को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो A प्लस आई भी आ जाएगा, क्योंकि B के साथ इमेजिनरी पार्ट रहेगा। तो वही बोला जा रहा है कि इस फिगर में अगर एक पॉइंट P है जो जिसका कोऑर्डिनेट A, B है, तो वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा A प्लस आई बी को। और उसके बाद अब शुरू होता है मॉडुलस का मीनिंग।
तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, मतलब ये कितने डिस्टेंस पे है, उसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स मॉडुलस। आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था 10th क्लास में। x2 माइनस, देखिए इस तरह होता था, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला ये भी है, क्योंकि ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है। और मान लीजिए ये जो है ये x2 है और ये y2 है और ये x1 है और ये y1 है। तो x2 माइनस x1 करोगे, मतलब आप a माइनस 0 करोगे, तो a माइनस 0 क्या आएगा, a आएगा। और a देखिए a माइनस, थोड़ा सा स्क्रीन समझना, a माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 द होल स्क्वायर। और a माइनस 0 a आ जाएगा और ऊपर का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस b माइनस 0 b रहेगा और ऊपर का स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा, और ऊपर जो रूट है वो यही रहेगा। तो ये वही फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है, सिर्फ ये दोनों जीरो होने की वजह से बाकी सारी चीज़ें नहीं आई और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच रहा है। तो आपको इतना समझना है, तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है कॉम्प्लेक्स पॉइंट का, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है, आर्गेंस प्लेन पे, जिसका एक इमेजनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है, तो उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप मॉडुलस क्या होता है ये समझ लिए आप। मैं फिर से बता रहा हूँ, मॉडुलस का मतलब है उस पॉइंट का ओरिजिन से याद रखिए, कहीं और के पॉइंट से डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है। ओरिजिन से जो उसका डिस्टेंस है उसको मॉडुलस बोला जाता है, और उसको मॉड साइन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि डिस्टेंस जो है स्टूडेंट, देखिए मॉड में किसी को रखा जाता है ना, तो उसका एक ही मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉड के अंदर अगर -3 है और मॉड के अंदर अगर 3 है, तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव 3 होता है। मॉड को लिखने का यही मतलब है कि मॉड अगर हम किसी को असाइन करते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो भी उसका आंसर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे मॉड हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, आप जानते हो, क्योंकि ज़रा सा भी आप हल्का सा भी मूव हो जाते हो तो डिस्टेंस पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव मूवमेंट कहाँ से होता है? तो डिस्टेंस को अगर आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है तो आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर के डिस्टेंस को मॉड में रखना पड़ेगा, और यही वजह है कि इसको मॉड में रखें। दूसरा जो आर की बात कर रहे हैं वो क्या है? आर एक रेडियस है। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हम रेडियस लेके करते, एक सर्कल का रेडियस करते हैं, यूनिट सर्कल बोला जाता है। ये आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं सीखोगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये एक रेडियस होता है, और इसीलिए यही वजह है कि इसको आर से भी डिनोट किया जाता है। तो चाहे आप आर से डिनोट करिए चाहे जेड से डिनोट करिए, आपको मॉडुलस मिलेगा। उसका फॉर्मूला a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और विच इज़ इक्वल टू OP मतलब डिस्टेंस ऑफ OP। तो होप करता हूँ कि आपको मॉडुलस समझ में आए, और इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि या समझ सकते हैं जो दिया टेक्स्ट बुक में कि हेंस मॉडुलस ऑफ z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो उसका मीनिंग क्या होता है, इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन वेयर द पॉइंट P रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉइंट P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ये A जो है वो रियल पार्ट का डिस्टेंस है और B जो है वो इमेजिनरी पार्ट का है, आपको बताया था मैंने। तो रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इन द प्लेन। तो चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 4 + 3 आई है। तो A यहाँ पे क्या है? A यहाँ पे 4 है, और B यहाँ पे क्या है? B यहाँ पे 3 है, और दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मॉड ऑफ Z या मॉडुलस ऑफ Z या ये साइन करिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 + 9 आपको रूट 25 मिलेगा, और जिसका आंसर पॉजिटिव आपको लेना है 5 आ जाएगा। तो 5 इसका डिस्टेंस हुआ। तो यही है मॉडुलस। अब मॉडुलस के बाद हमको जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। बोलिए, ये दो चीज़ आपको देखना है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। और आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड कुछ और अलग चीज़, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। वो ये एंगल जो बनता है, देखिए ये जो एंगल बनता है दोनों के बीच में, बेस के बीच में रियल पार्ट के, और वो जो रेडियस होता है उसके बीच में, या हाइपोटेनस समझिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को बोलते हो, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को ही आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, या उस एंगल को ही एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो यहाँ पे वही बोला कि जो OP है, ये लाइन ने क्या किया है, एक्स एक्सिस से उसने कुछ एंगल बनाया। तो OP मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये जो OP है यहाँ से उसने एंगल नहीं बनाया है, ये इस तरफ से इस तरफ नहीं आया है, बल्कि वो इस तरफ से इस तरफ आया, इसीलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वहाँ पे थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। तो वहाँ पे थीटा को हमको क्या बोलना पड़ेगा? आर्ग्यूमेंट। या आप समझ लिए एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, और डिनोटेड बाय ARGZ बोलिए या AMPZ बोलिए, एम्पलीट्यूड बोलिए या आर्ग्यूमेंट बोलिए। तो उसको भी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। देखिए उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तो ये जो है ये भी उसी तरह जैसा डिस्टेंस फॉर्मूला हमने निकाला था, उसी तरह यहाँ पे कैसा होगा
कि अब ये थीटा को अगर आप लेते हो, ये एंगल को अगर आपको चाहिए, तो इसके आगे का एक वैल्यू आपके पास है और इसके इस तरफ का एक वैल्यू है। आगे वाला क्या है? अपोजिट, और ये जो है वो एडजेसेंट है, सॉरी एडजेसेंट ए। तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो है वो tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो हम ऐसा कर रहे हैं, देखिए tan थीटा विच इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन ए, अपोजिट बी है और एडजेसेंट ए है, तो बी अपॉन ए आएगा। और सिंस आपको थीटा चाहिए, देखिए आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, tan थीटा नहीं चाहिए, आपको थीटा चाहिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा? थीटा को हटाना पड़ेगा यहाँ से, और टेक्निकली नहीं हटता है स्टूडेंट्स, क्योंकि थीटा जो है, tan जो है वो एंगल के साथ एसोसिएटेड होता है, आप उसको हटा नहीं सकते हो। लेकिन अगर टेक्निकली आप समझोगे तो अगर हम थीटा को हटाते हैं बी अपॉन ए, तो ये जो tan है ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई। ऐसा देखिए टेक्निकली समझिए, मैं ऐसा रूल तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो tan यहाँ पे आ जाएगा, और अगर tan का पावर आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही है, यहाँ पे भी 1 है, और इसको ऊपर लेते हो तो tan का पावर -1 हो जाएगा। और जब ये ऊपर जाता है तो आप ऐसा समझो कि ये जो b है वैसी रहेगा, ये जो a है वैसी रहेगा, और ये tan जब ऊपर जाएगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा और आपको मिलेगा थीटा। मतलब ये tan थीटा ही है। तो घुमा फिरा के आप इतना समझो कि tan को यहाँ पे लाया और tan इन्वर्स कर दिया, तो थीटा का फॉर्मूला है tan इन्वर्स b अपॉन a। तो आपको करना क्या है? b का और a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले देखिए आपको कुछ चीज़ें और यहाँ पे समझना है, मैंने आपको बोला था पहले ही। तो आर्ग्यूमेंट और एप्टीट्यूड आप समझ लिए कि वो एंगल होता है, मॉडुलस या रेडियस आप समझ चुके वो डिस्टेंस होता है p का। अब ये सम्स को सॉल्व करने में, इसमें जो ये सम्स है इनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको ये टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको दिया है आपके टेक्स्ट बुक में ही। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, b का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। सिंपल चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों भी पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए a का अगर वैल्यू मतलब पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़ा ही रहेगा, और b का वैल्यू पॉजिटिव तो 0 से बड़ा रहेगा। आप ऐसा याद रखिए, आप ये याद रखिए कि दोनों प्लस प्लस है, दो जो वैल्यू आपको दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में लोग ने बोला कि अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो हमको भी समझ में आ रहा है कि रियल पार्ट प्लस में है, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कोएफिशिएंट है कुछ नहीं तो 1 है, तो +1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और +1 है तो ऑब्वियसली वो 0 से बड़े ही होंगे। ये आप जनरली देख के ही बता पाओगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं यहाँ पे तो a नेगेटिव रहता है, मतलब <0 रहता है, लेकिन b जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो अगर b पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि b प्लस में रहेगा, और क्या a क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप पता लगा लोगे एक्सिस को देख के। यहाँ पे आपको समझना है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा जो वैल्यू रहेगा वो जो भी tan इन्वर्स का वैल्यू मिलेगा डायरेक्टली आपको लिखना है। लेकिन जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो जो आपको tan इन्वर्स के साथ जो वैल्यू मिलेगा, जैसे देखिए आप ये फॉर्मूला लिखोगे जब आप आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करोगे कि थीटा विच इज इक्वल टू tan इन्वर्स b अपॉन a, तो आपको प्लस पाई करना है उसके साथ। अब ये प्लस पाई क्यों करना है इसका भी रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा स्टूडेंट्स, जब हम सॉल्व करेंगे तभी। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपको प्लस पाई करना है। फिर से एक चीज़ बताओ कि टेक्निकली अगर आप देखोगे ना तो ये चीज़ आपके समझ के बाहर आएगी कि प्लस पाई क्यों कर रहे हो, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझेगा कि यहाँ पे प्लस पाई क्यों कर रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। टेक्निकली फिर से मैं आपको टेक्निकली क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे भी 2 पाई आपको प्लस करना पड़ेगा, जबकि आपको अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको लगेगा कि 2 पाई प्लस नहीं करना है, 2 पाई में से कुछ माइनस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जब कोई वैल्यू आपके पास ऐसा रहेगा जो प्लस और माइनस में रहेगा, सॉरी माइनस और प्लस में रहेगा, तो जब आप उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जैसे हम tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हमको वैल्यू मिला 45 डिग्री। देखिए वो कॉम्प्लेक्स, देखिए थोड़ा समझिए, हल्का सा समझिए कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो कुछ ऐसा दिया है -2 + 3i। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे आ रहा है, माइनस ये एक्सिस पे आ रहा है, प्लस ये एक्सिस पे आ रहा है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप इसका एंगल निकालोगे और आपको अगर एंगल 45 डिग्री मिलता है तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत मिल गया है, क्योंकि 45 डिग्री किसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पे 90 डिग्री हो जाता है। तो इसके आगे जब इसमें हो आप तो 45 डिग्री कैसा आएगा, 45 से तो ज़्यादा ही आएगा ना। तो 45 से ज़्यादा आपको थीटा अगर 45 मिला है तो एक्चुअल में आपको क्या मिला है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस थीटा को 45 को आपको 180, ये पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 में से आपको माइनस करना पड़ता है। तो जब 180 में से आप 45 को माइनस करोगे तो जो आपको मिलता है 135 डिग्री, राइट, हाँ 135 डिग्री बराबर 135 डिग्री, तो 135 डिग्री आपको मिला है।
तो अब बताइए कि 135 डिग्री राइट है क्या? नहीं, राइट है, क्योंकि आप जब सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो 135 डिग्री ही आ सकता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल है 190 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा रहेगा। तो यहाँ पे टेक्निकली क्या हो रहा है कि हमको जो भी एंगल मिलेगा उसको 180 में से माइनस करना चाहिए। लेकिन हमने जो यहाँ पे डायग्राम देखा है, यहाँ पे हमको बोला कि हमको जो भी एंगल मिलेगा उसमें 180 प्लस करना। आप देखिए प्लस 180 लिखा है, तो प्लस 180 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना ऑल सिल्वर टी कप, ये मेरा कोई बनाया हुआ नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में सिल्वर का क्या मतलब है? सिल्वर का मतलब में आपको ऐसा ही लेना है, साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हो देखिए साइन थीटा का रिलेशन कोसेक थीटा से, तो साइन थीटा का रिलेशन कोसेक से होता है, कॉस का सेक से होता है, मतलब इन्वर्स ही होता है ना, उल्टे होते हैं। ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट है। अगर ये दोनों पॉजिटिव तो ये भी दोनों पॉजिटिव रहेगा, मतलब इन दोनों का रिलेशन एक जैसा रहता है। कॉस का और सेक का एक जैसा है, टेन और कॉट का एक जैसा है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, पर यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, समझिए। और यहाँ पे टेन थीटा उसका रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे कप में सी कॉस थीटा और सेक थीटा ये लोग पॉजिटिव होते हैं। देखिए यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो हमको ये दोनों समझना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि टेक्निकली इसी को बोलते हैं कि जो भी वैल्यू हमको थीटा का मिलेगा हमको करना क्या पड़ेगा, 180 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला देखा यहाँ पे, वहाँ पे हमको बोला कि जो भी तुमको एंगल मिलेगा उसमें 180 प्लस करना। और प्लस इसलिए करेंगे हम क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़ के सब नेगेटिव मिलेंगे। तो जब सब नेगेटिव मिलेंगे, फॉर एग्जांपल हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमको मिलेगा मान लीजिए -45 डिग्री मिला आपको। तो आपका जो टेक्निकल फॉर्मूला है वो क्या है, पाई में से थीटा को माइनस करिए, तो आपको 180 में से माइनस करना पड़ेगा -45 को। देखिए आपको मिलेगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन का जो वैल्यू है वो माइनस में मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो तो 180 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 180 प्लस 45 हो जाएगा। और 180 प्लस 45 करोगे तो कितना हो जा रहा है, देखिए क्रॉस हो जाएगा ना, कितना 200 से ज़्यादा चला जाएगा। 180 कितना 225 समथिंग हो जाएगा। 225 सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का मैक्सिमम एंगल का जो वैल्यू है वो 180 हो सकता है, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्योंकि 270 तक यहाँ पे आते हैं, तो 225 यहाँ पे आएगा। और आप जानते हो कि जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो अगर उसमें -45 मिला है तो उसका वैल्यू 225 डिग्री कैसा जा सकता है। और यही वैल्यू है कि हमको क्या करना है, प्लस करना है। और प्लस करने के लिए यही होगा, देखिए फिर से बता रहा हूँ, हमको क्या बोला कि जो भी आपको वैल्यू मिलेगा उसमें थीटा को प्लस कर देना, मतलब पाई को प्लस कर देना। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको अगर मिला है -45 और हम प्लस करते हैं 180, तो इसका मतलब है कि हम माइनस ही करें, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। और 180 में से आप 45 को माइनस करो तो आपको वही मिल जाएगा 135। और 135 ये जो हमने देखा यहाँ पे होता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी कि टेक्निकली हमको करना क्या है कि 2 पाई में से माइनस करना है। फॉर एग्जांपल देखिए आपको 45 डिग्री फिर से मिला, मान लीजिए आंसर आपने सॉल्व किया 45 मिला, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री कैसा आएगा, तो आपको क्या करना है 2 पाई मतलब 360 में से आपको 45 माइनस करना है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर आपको -45 मिला तो 360 में से माइनस करोगे -45 को, तो वो प्लस हो जाएगा फिर से इसके जैसा, और वो 360 से ज़्यादा क्रॉस कर देगा। इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा उसमें भी हमको क्या करना है, +2 पाई करना है। तो याद रखिए कि फर्स्ट वाले में अगर आप देख रहे हो पॉजिटिव में तो कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है 90 से छोटा रहेगा। यहाँ पे अगर आओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो +पाई करना है, थर्ड में भी +पाई करना है। थर्ड का +पाई आपको समझेगा, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे 45 मिलता है तो यहाँ तक तो 180 ऑलरेडी हो चुका है, 180 मतलब पाई ऑल हो गया है, और यहाँ पे और भी कुछ आ गया तो 180 के साथ और आप 45 करोगे। थोड़ा मिक्स हो रहा है, आप 2-3 बार मेरे इस बात को पीछे जाके देखते रहिए, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी समझेगा। तो यहाँ पे टेक्निकली ये ठीक है। तो आपका जो पूरा प्रॉब्लम है वो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आप यहाँ पे यही रखिए कि यहाँ पे जो पाई माइनस थीटा दिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा प्लस पाई रखेंगे, और यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा रखेंगे। बाकी यहाँ पे पाई प्लस थीटा या थीटा प्लस पाई चलेगा, और यहाँ पे थीटा चलेगा। ये देखेंगे सारे पॉजिटिव आएंगे, सम्स करेंगे तो आपको थोड़ा और समझेगा। चलिए ये चीज़ तो हमने देख लिया। एक चीज़ और है कि आपको ये चीज़ भी याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan का जो वैल्यू है, खास क्योंकि हम tan फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हम सॉल्व करेंगे और हमारा एंगल इस तरीके में मिलेगा तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे।
और अगर इसमें नहीं मिलेगा तो रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर देखोगे ना तो कुछ आंसर्स आपको ऐसा दिख रहे हैं, tan इनवर्स है और कुछ नंबर है 5/7 ऐसा कुछ नंबर है, लेकिन कुछ ऐसे आ रहे हैं 3π/4। देखिए मैं थोड़ा सा हल्का सा देखा था आंसर, अब मेरे को याद नहीं आ रहा क्या एग्जैक्टली बोलने का मतलब है। कुछ आंसर ऐसे नंबर्स में दिए हैं और कुछ आंसर्स ऐसे पाई में दिए हैं, तो हमको कैसे समझे कि हमारा जो आंसर है वो हमको नंबर्स में छोड़ना है या हमको पाई में लाके छोड़ना है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से समझेगा। अगर हम जो सॉल्व करेंगे उसका वैल्यू इसमें से कुछ मिलता है तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब पाई में, और फिर हमारा आंसर भी पाई में रहेगा। और अगर इसमें से नहीं मिलता है तो हम उसको छोड़ देंगे, नंबर्स में छोड़ देंगे। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब हम सॉल्व करेंगे और हमको वैल्यू इसमें से कुछ मिलता है तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो हम उसको ऐसे नंबर में छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सम्स पे चलते हैं। तो फर्स्ट सम्स जो है आप जानते हो कि आपको दो ही चीज़ फाइंड आउट करना है, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड। तो फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहला शुरू करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, और ये लिखा है 7 - 5i। तो यहाँ पे अजूम करते हैं कि लेट z जो है वो है 7 - 5i, और फिर आप बता सकते हो कि यहाँ पे a जो है वो 7 हो जाएगा और b जो है वो होगा -5, और इसके बेस पे आप ये भी बोल सकते हो कि देयरफॉर a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0। या ऐसा समझिए कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस आप देख रहे हो, देखिए इस क्वाड्रेंट में आता है प्लस और माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए जो भी आपका वैल्यू रहेगा 2π + थीटा कर लीजिए या थीटा + 2π कर लीजिए, जो हमने यहाँ पे देखा था। देखिए थीटा मतलब tan इनवर्स जो भी आप फॉर्मूला लिखोगे प्लस 2π कर लीजिए। तो ये चीज़ हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्वेश्चन है। उससे पहले हमको मॉड फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर मॉड ऑफ z विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 7² प्लस -5²। तो 7² आपको मिलता है 49 प्लस -5² आपको मिलेगा 25। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो मॉड ऑफ z जो है वो आपको मिलता है रूट ऑफ 74। आप दोनों को प्लस करोगे तो आपको 74 मिल रहा है। तो अब क्या करना है, आपको एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, और आप जानते हो कि आपका जो थीटा रहेगा, जो आपको एंगल मिलेगा, वो थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं पहले कि सिंस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, मतलब AMP एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, या थीटा लिखने के बाद आप लिखेंगे तो भी चलेगा, तो विच इज़ इक्वल टू थीटा विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स B/A और प्लस 2π आ जाएगा। याद रखिए ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया स्टूडेंट्स, आपको लिखना है पर ये, क्योंकि टेक्स्ट बुक के कुछ आंसर्स रॉन्ग है। तो विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स B/A, तो B आपके पास -5 है, तो -5/A, A जो है वो आपका 7 है, तो -5/7 और फिर प्लस 2π आ जाएगा। और दूसरी एक चीज़ है कि आपको जो थीटा मिल रहा है यहाँ पे माइनस में मिल रहा है, तो एक चीज़ और है कि tan इनवर्स ऑफ -θ इज इक्वल टू -tan इनवर्स थीटा, ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स। मतलब आप ये साइन बाहर निकाल सकते हो, जैसा यहाँ पे देख रहे हो ये साइन माइनस था तो हमने क्या किया, बाहर करके थीटा को पॉजिटिव रखा है, तो विच इज़ इक्वल टू -tan इनवर्स 5/7 प्लस 2π। तो ये उसका फाइनल आंसर रहेगा, जो टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना दिया है, या टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, शायद से माइनस दिया या नहीं दिया, मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो याद रखिए कि ये आपका आंसर रहेगा। चलिए अब सेकेंड आंसर चलते हैं, सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन लिखा है √3 प्लस √2i। इसको अज्यूम करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू √3 प्लस √2i, और a और b का वैल्यू निकालते हैं। तो देयरफॉर a जो है वो है √3 और b जो है वो है √2, और ग्रेटर देन 0 देखेंगे तो दोनों भी ग्रेटर देन 0 है, तो लिख सकते हैं कि एंड, या देयरफॉर लिखिए कि a इज़ ग्रेटर देन 0 ऑल्सो b इज़ ग्रेटर देन 0, और दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 रहेंगे, और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी आपको मालूम है। हमको फाइंड आउट करना है पहले मॉडुलस, तो मॉड निकालते हैं, तो लिखते हैं देयरफॉर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस b², तो √3² प्लस √2² विच इज़ इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो √3 प्लस 2 आपको 5 मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर मॉड ऑफ z जो है वो आपको मिलता है √5।
तो ये आपका मॉड हो गया। अब फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड। तो अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो थीटा का जो फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं उसके बेस पे पहले, मतलब उसके लिए पहले क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेंट देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम यहाँ पे पहले ऐसा लिखेंगे कि सिंस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ थीटा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a। सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। देखिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेगा, तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूला tan इनवर्स b अपॉन a। सेकेंड और थर्ड के लिए हमको प्लस पाई करना है, मैंने आपको रीज़न दिया था, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको प्लस 2 पाई करना है। तो आगे हम लिख सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो b है हमारे पास √2 और a है हमारे पास √3। ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 2/3, और ये है आपका थीटा का वैल्यू। उसके बाद अगर इसके वैल्यू को हम इस टेबल में देखते हैं तो √2/3 आपके पास नहीं है, और इसीलिए हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया है। चलिए इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा है -8 + 15i। अब यही से समझ में आता है कि एक माइनस और एक प्लस है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला भी लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पे फिर हम a और b का वैल्यू निकालते हैं और अज्यूम करते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पहले, कि लेट z विच इज़ इक्वल टू -8 + 15i। देयरफॉर a का जो वैल्यू है वो -8 मिलता है, एंड b का जो वैल्यू है आपको मिलता है 15। और आप बोल सकते हो कि a इज़ लेस देन 0 एंड b इज़ ग्रेटर देन 0। तो b ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन 0 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। चलिए मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं पहले। तो देयरफॉर मॉड ऑफ z विच इज़ इक्वल टू √a² मतलब -8² प्लस 15², तो विच इज़ इक्वल टू -8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 225। अब इनको प्लस करोगे तो आपको मिलता है 289, और आप जानते हो 289 जो है वो स्क्वायर रूट है, या उसका स्क्वायर रूट है 17। तो यहाँ पे फाइनली हम लिखते हैं कि देयरफॉर, एक मिनट, देयरफॉर मॉड ऑफ z विच इज़ इक्वल टू 17, मतलब यही कि उसका जो रेडियस है वो आपको मिल गया 17। अब आगे चलते हैं और इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, और उसके लिए हम लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको फॉर्मूला फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको प्लस पाई लिखना है, इसका रीज़न भी मैंने बताया था। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ थीटा, तो विच इज़, या चलिए यही लिख देते हैं, विच इज़ tan इनवर्स b अपॉन a प्लस पाई आ जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, तो b है 15 अपॉन a आप देखेंगे तो -8 है, और प्लस पाई आ जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये माइनस जो है आप इसको बाहर ले सकते हो, तो विच इज़ इक्वल टू -tan इनवर्स 15 अपॉन 8 प्लस पाई। अब 15/8 जो है वो ऐसा, वो वैल्यू आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियन के फॉर्म में नहीं करेंगे और उसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर थीटा लिखिए, या तो लिख लिया हमने ऑलरेडी, देयरफॉर थीटा विच इज़ इक्वल टू -tan इनवर्स 15/8 प्लस पाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है, फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन -3 इंटू 1 - i, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू i आपको मिल जाएगा 3i। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इसी को अज्यूम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लिखेंगे कि लेट z विच इज़ -3 + 3i। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर a जो है वो है -3, b जो है वो है 3, एंड a इज़ लेस देन 0, b इज़ ग्रेटर देन 0, जिससे आपको समझ में आए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, या ऐसा मानिए माइनस और प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे विच इज़ रूट ऑफ
-3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 3 का भी स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट 18, और इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी बताया गया है फैक्टर निकालने का। तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 3 कॉमन है, बाहर निकाल दिया, 2 का पेयर नहीं बन गया, अंदर हो गया, तो ये हो जाता है मॉडुलस। अब हमको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे थीटा की बात करेंगे तो फिर से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि माइनस और प्लस है यहाँ पे ऑलरेडी आपने देखा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपको अब फॉर्मूला याद होगा, तो अब लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ थीटा, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स b/a प्लस पाई। तो इक्वल के साइन को यहाँ पे लिखता हूँ, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स b है आपके पास 3 अपॉन a है आपके पास -3 प्लस पाई। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा प्लस पाई, और माइनस को आप बाहर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 प्लस पाई। अब यहीं पे देखिए कि ये जो 1 मिला है आपको, ये 1 है यहाँ पे ऑलरेडी tan के उसमें, तो आप इसके प्लेस पे अब रेडियन में कन्वर्ट करके इसको π/4 लिखिए। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि विच इज़ इक्वल टू माइनस π/4 पूरे के प्लेस पे आ जाएगा, और फिर प्लस पाई मतलब इसके नीचे 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, या इसको मैं पहले लिखूंगा तो भी चलेगा, तो ऐसा लिख देता हूँ कि पाई माइनस π/4 विच इज़ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाई इंटू 4 पाई आ जाएगा। फिर ऐसा करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा करिए 4 इंटू पाई 4 पाई -1 पाई 3 पाई, तो 3 पाई आ जाएगा, और अपॉन 4, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पाई को लेके सिंप्लीफाई किया। चलिए, ये आपका 4th क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन है -4 और -4i, तो ये 3rd क्वाड्रेंट में है। याद रखिए यहाँ पे भी सिर्फ प्लस पाई ही करना है आपको फॉर्मूले में। अज्यूम करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू -4 देयरफॉर a जो है वो आपको मिलता है -4, b जो है वो भी मिलता है आपको -4, एंड a इज लेस देन 0, b इज ऑल्सो लेस देन 0। तो 3rd क्वाड्रेंट आ गया। फाइंड आउट करेंगे मॉड ऑफ z, फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a -4 है, -4 का स्क्वायर, b भी -4 है, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, -4 का स्क्वायर भी आपको 16 मिलेगा, 16 प्लस 16 32 हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 32 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको मिलेगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, थोड़ा आवाज स्लो हो रहा है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो एक बाहर गया, सेकेंड वाला भी बाहर गया, ये नहीं बाहर जा रहा है तो ये अंदर हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 √2। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे वो बच्चे जो थोड़े से कमज़ोर होंगे उनके लिए। तो देयरफॉर मॉड ऑफ z का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है 4√2। तो मॉड हो चुका है। एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। थीटा आपका 3rd क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो प्लस पाई यहाँ पे भी लिखना है। एक बार फिर से आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखिए 3rd क्वाड्रेंट के लिए प्लस पाई करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि देयरफॉर एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हैं ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ थीटा विल बी tan इनवर्स माइनस b अपॉन a प्लस पाई। इस साइन को यहाँ लिखता हूँ विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स b है -4, a भी है -4, तो -4 अपॉन -4 में माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, तो विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस पाई आएगा। और 1 की बात करेंगे तो आपको फिर से दिखाई दे रहा है tan के इसमें 1, तो हम इसको लिखेंगे π/4, तो विच इज़ π/4 और फिर प्लस पाई, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाई 1 ज़ा पाई प्लस 4 पाई मतलब 5 पाई आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ 5 पाई
और फिर अपॉन ये वाला 4, तो ये उसका थीटा का वैल्यू जाएगा। और पूरा हमने पाई को लिया तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड ये मॉड्यूलस है और ये एम्पलीट्यूड है। चलिए इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को। ये है आपका 6th क्वेश्चन। तो चलिए 6th क्वेश्चन है, थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकता है, नॉइज़ में डिस्टर्बेंस आ सकता है, प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो थोड़ा सा सराउंडिंग में हल्की सी बारिश हो रही, इसकी आवाज़ आ जाएगी। तो 6th क्वेश्चन आपका √3 - i है। तो हम लिख सकते हैं कि लेट z विच इज़ √3 - i, और बोल सकते हैं कि देयरफॉर a जो है वो √3 है और b जो है यहाँ पे 1 है और ये माइनस है तो -1 है। और इसी के बेस पे ऐसा बोल सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन 0 और b इज़ लेस देन 0। तो a 0 से बड़ा, थोड़ा सा ज़ोर से बोल रहा हूँ, थोड़ा आवाज़ आपको प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा मैनेज करिए। तो a का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और b का वैल्यू 0 से छोटा है, या डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है स्टूडेंट्स, याद रखिए प्लस और माइनस। तो मॉड ऑफ z अगर हमको फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला आपका सेम है, a² + b²। तो a² है √3, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस b² है तो b² है -1, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू √3 का स्क्वायर आपको √3 का स्क्वायर 3 दे देगा, प्लस -1 का जो स्क्वायर है वो आपको 1 दे देगा, जो आपको 3 + 1 4 दे देगा। √4 मतलब स्क्वायर रूट उसका 2 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z वी गॉट 2। और उसके बाद एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। थीटा यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, तो +2π आएगा, याद रखिए। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एम्पलीट्यूड z विल बी थीटा, और वो रहेगा tan इनवर्स b/a +2π, याद रखिए, आप फॉर्मूला चेक कर सकते हो। तो विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे लिखा tan इनवर्स b है -1/a है √3 +2π, -1 को हम बाहर ले सकते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू, तो इसको लिखते हैं tan इनवर्स 1/√3 और फिर +2π। और अब 1/√3 को अगर आप टेबल में देखते हो तो आपको रेडियन में उसका वैल्यू मिलता है π/6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके प्लेस पे π/6 और ये माइनस सेम रहेगा, तो विच इज़ इक्वल टू -π/6 और फिर +2π। और अब इसको क्रॉस करेंगे, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि 2π विच इज़ इक्वल टू 2π ये वाला, और माइनस मतलब प्लस में ये है और माइनस π/6, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 × 12π, 12π में से 1π गया तो 11π, तो 11π/6। दूसरी बात देखिए कि ये है 4th क्वाड्रेंट में, अगर आप 11 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे 180 से, तो और उसको 6 से डिवाइड करोगे, तो जो वैल्यू मिलेगा ना वो आपको 360 से के अंदर, मतलब 270 से ज़्यादा और 360 से कम, इनके बीच में मिलेगा। और यही है 4th क्वाड्रेंट के लिए पहचान, मतलब इसीलिए यहाँ पे चेक भी किया जा सकता है कैंसिल करने के बाद। तो चलिए 6th के बाद 7th क्वेश्चन आप प्लीज़ ट्राई करिए। 8th क्वेश्चन दोनों पॉजिटिव है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, आप ट्राई करिए। ये है 9th क्वेश्चन, ये मैं करता हूँ, और ये 10 क्वेश्चन करेंगे। तो 9th क्वेश्चन आपको क्या लिखा है, 1 + i√3। तो अज्यूम करेंगे कि लेट z इज़ 1 + i√3, देयरफॉर a जो है वो आपको मिलता है 1 और b जो है वो आपको मिलता है √3, एंड a इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो दोनों 0 से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फॉर्मूला कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। तो डायरेक्टली हम मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ z मॉडुलस, तो विच इज़ इक्वल टू √1² फिर प्लस √3², तो विच इज़ इक्वल टू √1² 1 हो जाएगा, प्लस √3² 3 हो जाएगा, जिसका आंसर आपको √4 मिलेगा और जिसका मीनिंग हो जाएगा 2। तो मॉड ऑफ z जो है वो आपको 2 मिलता है। तो चलिए मॉड ऑफ z के बाद एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो लिखते हैं सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि दोनों भी प्लस है, तो आपका जो फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ थीटा विच इज़ tan इनवर्स b/a, इतना ही रह जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स
बी है हमारे पास √3 और अपॉन ए है 1, तो इसका मतलब ये ऐसे ही रह जाएगा tan इनवर्स √3 अपॉन 1 √3 हो जाएगा। और √3 की बात करेंगे अगर तो √3 है π/3, तो हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू π/3, तो ये थीटा हो जाएगा। बस इतना करना है। तो चलिए अब इसके बाद ये 2 आपको होमवर्क करने का था, मैंने बोला था, और ये हमने किया। 9th वाला क्वेश्चन है ये। तो अब करते हैं 10th वाला, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 1 + 2i² इंटू 1 - i। तो ये जो क्वेश्चन है जानबूझकर इस तरह दिया है सो दैट कि आपको थोड़ा पहले का भी कुछ याद आ जाए। मतलब ये कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 2 टर्म्स है, दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सॉल्व करके, और ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट में, और उसके बाद फिर शुरुआत से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसके शुरू करते हैं। लेट z नहीं लिखेंगे फिलहाल, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, पहले ये जो है ये है a + b² के फॉर्मूले में, क्योंकि एक ब्रैकेट में 2 टर्म है और दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो a + b² है जिसका फॉर्मूला आप जानते हो, a² + 2ab + b²। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू a² मतलब 1 ही रहेगा, प्लस 2ab, तो 2 × a × b, तो 2 × 4 और i, फिर प्लस b²। तो b² में 2 का भी स्क्वायर आएगा, i का स्क्वायर भी आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन i का स्क्वायर -1 आता है, आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया a + b² के फॉर्मूले से। फिर इनटू आपको क्या करना है, 1 - i को भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, और विच इज़ इक्वल टू ऐसा लिखते हैं कि 1 - i, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले ये पूरे टर्म से, तो 1 + 4i, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ये 4 रहेगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को +4i से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4i आ जाएगा, और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो 1 को हमने तीनों से मल्टीप्लाई किया, अब -i को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो -i को 1 से मल्टीप्लाई करना तो -i आ जाएगा, -i को +4i से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। i × 4i में 4 तो सेम रहेगा, और i का जो स्क्वायर बनने वाला है उसको आप डायरेक्टली -1 लिख दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और i × 4 आपको मिल जाएगा 4i। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू 1 + 4i -4 - i, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 × 1 = 4, और फिर प्लस 4i। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 रियल पार्ट में ये 1 है, फिर ये -4 है, और ये +4 है जिसको कैंसिल कर सकते हैं। और इमेजिनरी पार्ट मतलब सिर्फ 1 ही है, रियल पार्ट में तो 1 रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट में अगर आप देखते हो तो +4i + 4i + 8i आ जाएगा, और उसमें से 1i माइनस हो जाएगा तो +7i आ जाएगा, तो +7i आ जाएगा। तो ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट z इज़ 1 + 7i। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर a जो है वो यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे 7 है, और लिख सकते हैं कि a जो है वो 0 से बड़ा है और b जो है वो भी 0 से बड़ा है। इसका ये मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं आपको साफ साफ। देयरफॉर मॉड का फॉर्मूला लिखेंगे, मॉड ऑफ z विच इज़ इक्वल टू √a² + b², तो 1² + 7², तो विच इज़ इक्वल टू √1² 1 रहेगा, प्लस 7² 49 होता है, जिसका मीनिंग है √50 आता है। और 50 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो 2 25 = 50, 5 5 = 25, 5 1 = 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा, और ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ z का वैल्यू। अब आपको फाइंड आउट करना है थीटा। तो हम लिखेंगे कि सिंस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा दोनों पॉजिटिव यहाँ पे देख रहे हो तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ थीटा, ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स b/a, तो विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स b है यहाँ पे 7 और a है यहाँ पे 1, तो विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 7, तो ये थीटा हो जाएगा। और ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे आपके पास नहीं है जिसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो यही आपका फॉर्मूला मतलब वैल्यू रहेगा फाइनल। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, और ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने को बोला है, इजी है, आप कर सकते हो। नहीं कर पाओगे तो आप बताना, मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा वेबसाइट पे, अगर आप
में से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि नहीं आ रहा है, तो वैसे आ जाएगा, इतना सम्स आपने किया है तो ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को लेके। थैंक यू वेरी मच।